नमस्कार, मैं हूं प्रेम शंकर सिंह और आप देख रहे हैं मन कही। जितनी आबादी उतना हक, ये नारा एक बार फिर राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में है। बिहार चुनाव से पहले जातीय जनगणना का मुद्दा पूरी ताकत से उछाला जा रहा है। केंद्र सरकार अब खुद इसे लेकर घोषणाएं कर चुकी है और राज्यों को अधिकार सौंपे जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस और उसके सहयोगी दल इसे राजनीतिक लाभ का साधन बनाकर पेश कर रहे हैं। सवाल ये भी है, जब कांग्रेस दशकों तक सत्ता में थी तब यह कदम क्यों नहीं उठाया गया? जातीय जनगणना कोई नई अवधारणा नहीं है, लेकिन इसकी चर्चा जिस समय और जिस ढंग से हो रही है वो इसे एक गंभीर सामाजिक मांग के बजाय राजनीतिक औजार बना देती है। इस बहस में यह देखना आवश्यक है कि इतिहास में किस दल ने वंचित वर्गों को कितना प्रतिनिधित्व दिया और किसने केवल नारों तक सीमित रखा। अब इसके लिए कांग्रेस का इतिहास देखना होगा। क्यों अवसर होने पर भी उदासीनता दिखाई गई? 1955 में काका कालेलकर आयोग ने पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की सिफारिश की थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने उसे अस्वीकार कर दिया। 1980 में बनी मंडल आयोग रिपोर्ट सालों तक कांग्रेस की फाइलों में दबी रही। जब 1990 में वीपी सिंह की गैर कांग्रेसी सरकार ने इसे लागू किया तो कांग्रेस ने खुलकर विरोध किया। 2011 में यूपीए सरकार ने एसईसीसी यानी सामाजिक आर्थिक जातीय जनगणना कराई, लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो उसे अधूरी बताकर सार्वजनिक नहीं किया गया। यह स्पष्ट करता है कि कांग्रेस ने बार बार अवसर मिलने के बावजूद ओबीसी, एससी, एसटी वर्गों को नीति निर्माण के केंद्र में लाने से परहेज किया। 2014 के बाद क्यों बदल गई कांग्रेस की भाषा, कांग्रेस की राजनीति? इसको भी समझिए। दरअसल 2014 के बाद बीजेपी ने गैर यादव, ओबीसी, अति पिछड़ा वर्ग, दलित और जनजातीय समुदायों में गहरी पैठ बनाई। ये वही वर्ग था जिसे कांग्रेस ने लंबे समय तक प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व देकर संतुष्ट करने की कोशिश की थी। भाजपा ने न सिर्फ इन्हें संगठन और सत्ता में भागीदारी दी, बल्कि सामाजिक योजनाओं के माध्यम से जमीनी सशक्तिकरण की दिशा में ठोस काम किया। तब जाकर कांग्रेस को जातीय जनगणना और न्याय यात्रा की याद आई। अब इसमें कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस अब इस मुद्दे को राजनीतिक पुनरुत्थान का जरिया बना रही है। प्रतीकवाद बनाम वास्तविक सशक्तिकरण, इसको समझने की जरूरत है। और कैसे? तो कांग्रेस बनाम बीजेपी। कांग्रेस की राजनीति दशकों तक प्रतीकवाद पर टिकी रही। कुछ चुनिंदा नेताओं को ऊंचे पदों पर बिठाकर वो सामाजिक न्याय का भ्रम रचती रही। नतीजा ये हुआ कि ओबीसी, एससी और एसटी समुदायों को वास्तविक सत्ता और नीति निर्माण में भागीदारी नहीं मिल सकी। कांग्रेस के इतिहास में आज तक न कोई ओबीसी प्रधानमंत्री बना, न ही पार्टी अध्यक्ष। वहीं दूसरी ओर अगर बीजेपी की हम बात करें तो भाजपा ने नरेंद्र मोदी जैसे पहले ओबीसी प्रधानमंत्री को नेतृत्व दिया। दो बार एससी एसटी वर्ग से राष्ट्रपति बनाए, पहले रामनाथ कोविंद और अब द्रौपदी मुर्मू। भाजपा के कई प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी समुदाय से आते हैं और 2018 में केंद्र सरकार ने ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा देकर इस वर्ग की आकांक्षाओं को संस्थागत स्वरूप दिया। नीति आयोग, कैबिनेट और राज्य सरकारों में ओबीसी वर्ग की ठोस भागीदारी
ये साफ होता है उससे कि भाजपा ने सामाजिक न्याय को केवल चुनावी मुद्दा नहीं बल्कि नीतिगत प्राथमिकता बनाया। अब एक और चीज यहां पर समझने की जरूरत है, वो है आरएसएस और बीजेपी की जो दीर्घकालीन रणनीति है वो क्या है, कैसे उन्होंने प्लान किया। आरएसएस पर लंबे समय तक जातिवाद होने के आरोप लगते रहे, लेकिन अगर आप जमीनी स्तर पर देखेंगे तो ये संगठन समरसता, भोज, एकात्मकता, यात्रा, जाति भेद विरोधी अभियानों के माध्यम से सामाजिक एकता की दिशा में लगातार काम करता रहा। बीजेपी सरकार ने 2018 में ओबीसी आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया, जैसा कि मैंने बताया था आपको, और 2021 में राज्यों को ओबीसी की पहचान और सूची निर्धारण का अधिकार देकर सामाजिक न्याय को विकेंद्रीकृत उस रूप दिया, उसका स्ट्रक्चर बनाया। इससे हर राज्य अपनी सामाजिक संरचना के अनुरूप निर्णय लेने में सक्षम हुआ। एससी, एसटी, ओबीसी, इनका जो कल्याण हुआ, इनका जो उत्थान हुआ, वो कैसे हुआ? तो उसके लिए सरकार ने कुछ योजनाएं बनाई। उन योजनाओं में अगर हम एजुकेशन की बात कर लें, सिर्फ शिक्षा की अगर हम बात कर लें, तो उसमें एक योजना है पोस्ट मैट्रिक और प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति, एकलव्य मॉडल स्कूल, एससी एसटी हॉस्टल योजना। अगर हम आर्थिक सशक्तिकरण की बात करें तो उसके लिए सरकार ने कदम जो उठाए उसमें है स्टैंड अप इंडिया, उद्यमियों को वहां पर प्राथमिकता दिया जाता है। मुद्रा योजना है, 60% लाभार्थी जो हैं वो एससी ओबीसी वर्ग से आते हैं। अंबेडकर नवाचार योजना की बात कर लीजिए। आगे बढ़े अगर हम तो एक सामाजिक सम्मान जो है उसके लिए भी सरकार ने काम किया। उज्ज्वला योजना में प्राथमिकता, प्रधानमंत्री आवास योजना में भागीदारी, स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से गरिमा का संचार। ये कुछ ऐसी योजनाएं थी जो कि बताती हैं कि सरकार कैसे एससी, एसटी और ओबीसी को आगे लेकर आ रही। अगर सत्ता में भागीदारी की अगर हम बात करें तो उसको आंकड़ों के हिसाब से समझाता हूं। जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी से आते हैं। उसके बाद अगर आप राष्ट्रपति की बात करें तो रामनाथ कोविंद पहले बने जो कि एससी से आते हैं। द्रौपदी मुर्मू जो हैं वो एसटी से आती हैं, यानी कि ट्राइब्स भी हो गया, उधर शेड्यूल कास्ट भी हो गया। ये आज जातीय जनगणना की बात करते हैं, लेकिन ये सरकार अपनी नीतियों में इसको रखी, अपनी योजनाओं में रखा, अपने क्रियाकलापों में रखा और वो साफ साफ सबको दिखता है। तो जातीय जनगणना पे जो राजनीति की बात हो रही है वो सिर्फ दिखावे के लिए है जो विपक्ष कर रहा है। और ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, मैं आंकड़ों को रख रहा हूं आपके सामने, तथ्यों को आपके सामने रख रहा हूं। अब आप उपराष्ट्रपति की बात ले लीजिए जो कि जगदीप धनखड़ है, वो ओबीसी से आते हैं। 2021 की जो मोदी कैबिनेट बनी थी उस समय 27 ओबीसी थे, 12 एससी एसटी मंत्री थे। अब तक की सबसे जिसको हम कहते हैं समावेशी मंत्रिपरिषद है उसको कहा जा सकता है। अब जब जातीय जनगणना की बात हो, जाति की बात हो और बिहार और उत्तर प्रदेश को संदर्भ में न लाया जाए तो वो अधूरा सा लगता है। तो आइए मैं बिहार और उत्तर प्रदेश को जोड़ूं जहां पर जाति बनाम प्रदर्शन की राजनीति किस तरीके से होने वाली। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी गठबंधन जातीय गिनती को चुनावी हथियार बना रहा है, लेकिन बीजेपी ने सम्राट चौधरी जैसे ओबीसी नेताओं को प्रदेश नेतृत्व सौंपकर कुशवाहा, मौर्य, रविदास, निषाद जैसे वर्गों को संगठन और सत्ता में भागीदारी दी है। वहीं अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो अखिलेश यादव की जो मुस्लिम यादव माई का जो एक राजनीति है वो अब सीमित होती जा रही है, जबकि भाजपा ने केशव मौर्य, स्वतंत्र देव सिंह और स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे नेताओं को आगे बढ़ाया, जिससे गैर यादव ओबीसी का झुकाव भाजपा की ओर स्पष्ट रूप से दिखने लगा। अब जब ये सब कुछ चल रहा है तो उसमें
जब ये सरकार ने फैसला ले लिया कि जातीय जनगणना अब हम कराएंगे, तो विपक्ष ये कह रहा है कि जातीय जनगणना जो सरकार ने फैसला लिया है कराने का, वो हमारे दबाव की वजह से हुआ। हमने कहा इसलिए हुआ। उसके लिए कांग्रेस भी कह रही है, उसके लिए आरजेडी भी कह रही है, उसके लिए समाजवादी पार्टी भी कह रही है, तमाम और भी पार्टियां हैं। यानी कि क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है। लेकिन इसका असली हकदार है कौन? किसके कहने से हुआ? ये क्रेडिट किसको जाता है कि अब जातीय जनगणना के लिए सरकार तैयार है? आज जब जातीय जनगणना की बात आगे बढ़ी है, तब कई दल, जैसा कि मैं कह रहा हूं, बाबा इसका श्रेय लेने की होड़ में लगे हुए हैं। कांग्रेस दावा करती है कि उसने SECC, फिर से मैं कह रहा हूं, SECC की शुरुआत की थी, जबकि बिहार में नीतीश कुमार इसे अपनी सरकार की उपलब्धि बताते रहे थे उस वक्त जब ये एनडीए में नहीं थे। जब जातीय जनगणना हुआ तो आपको याद होगा बिहार में उस समय वो आरजेडी के साथ थे और उन्होंने बहुत इसकी राजनीति की और बहुत इसका हो हल्ला किया, और इसकी जो क्रेडिट लेने की बात मैं कह रहा था उस वक्त उन्होंने खूब लिया और पूरे भारत में इसका ढिंढोरा पीटा गया। मगर ये भी हकीकत है कि जब इन्हीं दलों को सत्ता मिली तब उन्होंने या तो रिपोर्ट को दबा दिया, ये कांग्रेस के संदर्भ में कह रहा हूं, रिपोर्ट को दबा दिया, या फिर इसे लागू करने में टालमटोल की। ये कांग्रेसी थे। असल नीति निर्माण का काम तब हुआ जब केंद्र ने संवैधानिक बदलाव किए और राज्यों को अधिकार दिए। ये मोदी सरकार है। इसलिए अब जनता को घोषणाओं और धरातल पर किए गए कामों में फर्क समझना होगा। ऐसे में अब जनता के सामने कुछ सवाल मैं रख रहा हूं। जब कांग्रेस के पास 70 सालों की सत्ता थी, 60 से 70 सालों तक, तब जातीय जनगणना क्यों नहीं कराई? यह जनता के लिए सवाल है। जनता भी पूछेगी और मैं भी पूछ रहा हूं कि ये सवाल आप करें, क्यों नहीं कराई भाई? 2011 में ACCC रिपोर्ट क्यों दबा दिया गया? कांग्रेस में कभी कोई ओबीसी प्रधानमंत्री या पार्टी अध्यक्ष क्यों नहीं बनाया गया? क्यों गांधी परिवार के इर्द गिर्द रहा? यह प्रश्न, यह सवाल केवल विपक्ष की आलोचना नहीं है, बल्कि राजनीतिक ईमानदारी की कसौटी भी है। यानी कुल मिलाकर जो है वह है कि नारों से नहीं, नीतियों से न्याय मिलेगा। जातीय गिनती का मुद्दा अगर सच में सामाजिक न्याय की दिशा में एक कदम है तो उसे केवल चुनावी मंच पर नहीं, नीति के स्तर पर आगे ले जाना होगा। कांग्रेस की आज की सक्रियता उसकी पूर्व निष्क्रियता की भरपाई नहीं कर सकती। यानी कि जो आपने इतिहास में किया और आज जब इसकी आप मांग कर रहे हैं तो इसकी भरपाई नहीं हो सकती कि बस आपने मांग कर लिया। जब आपको करना था तब आपने नहीं किया। वो भाजपा और आरएसएस ने जो सामाजिक न्याय के लिए जो किया वो नारे नहीं है, संवैधानिक संशोधनों और योजनाओं और प्रतिनिधित्व के रूप में दिखता है, ऐसा राजनीतिक पंडित भी कहते हैं, वैसा मेरा भी मानना है। यानी कि जो अब हो रहा है वो प्योर, शुद्ध रूप से वो राजनीति है। और उस राजनीति में बीजेपी ने अपना दावा मजबूत कर लिया है और मोदी ने एक झटके से ये ऐलान करने के बाद विपक्षियों को दबा दिया और विपक्षियों को बहुत पीछे कर दिया। तो कुल मिलाकर जो बिहार में चुनाव होना है और जिस जाति के नाम पर ये करने वाले थे खेल, वो अब मोदी ने इनको दबा के खत्म कर दिया है। ये जातीय जनगणना की बात सामने लाकर, ऐलान कर कर, यानी कि अब बिहार की राजनीति बदल जाएगी और ये एक कहते हैं ना कि कहीं पीछे बहुत दूर हो जाना, उस खेल में आप पीछे रह गए, वो विपक्ष के लिए आप कह सकते हैं। इसको समझिए कि कैसे मोदी ने अपने एक घोषणा से विपक्षियों का मुंह बंद कर दिया, राजनीति खत्म कर दी और बिहार में बीजेपी के लिए, एनडीए के लिए वापसी का रास्ता फाइनल कर दिया। इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।